नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल यानी जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। 31 दिसंबर 2025 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है चर्चा तेज हो गई है। देश के करीब 1.19 करोड़ परिवारों की निगाहें जो हैं इस बात पर टिकी है कि सरकार जो है अगले साल क्या फैसला लेती है। सैलरी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब भी सरकारी नौकरी करने वालों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है, चर्चा सिर्फ जो है कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका असर बजट, टैक्स पेयर्स और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्या और कैसे पड़ेगा इसका असर, इसकी करेंगे आज एकदम डिटेल्ड पड़ताल। इसके अलावा चर्चा करेंगे देश के रिटेल इन्वेस्टर्स की। कोविड के बाद कुछ सालों तक लोगों में जो है शेयर बाजार में सीधे शेयर खरीदने का जो था जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता था, लेकिन 2025 में ये जोश जो है वो ठंडा पड़ गया। साल 2025 में क्यों आया ये बदला, इसकी बड़ी वजह क्या है, क्या इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर हुआ है? सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे एडलवाइसेस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता के नए स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि पहले चांदी को इंडस्ट्रियल कचरा समझा जाता था और गोल्ड में निवेश के प्रति झुकाव जो है वो बड़ा कम था, लेकिन अब हर कोई जो है इनके पीछे भाग रहा है। इसके अलावा उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लार्ज कैप और मिड स्मॉल कैप से जो है तुलना करने की कोशिश की है। ये क्या है पूरा मामला, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों की जो है समीक्षा के लिए जो है वेतन आयोग बनाती है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो तय कर दिए गए। इसके अलावा आयोग जो है 18 महीने में जो है रिपोर्ट भी देगी। हालांकि रिपोर्ट 2027 तक आएगी, लेकिन नई सैलरी जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार पर जो है 8वें वेतन आयोग के आने से बोझ बढ़ेगा या घटेगा, इसकी आज हम लोग करेंगे डिटेल्ड पड़ताल। ओवर टू यू प्रवीण सर, आपके पास कुछ डेटा है। आप कह रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर पहले के जो वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर थे उसको लेकर भी आपके पास डेटा है। छठे वेतन आयोग के पास जहाँ तक मेरे पास डेटा है वो 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था, 7वें में 2.57 का था। अब उम्मीद की जा रही है कि 2.86। लेकिन तमाम जितने भी जो कर्मचारी संगठन और तमाम जितने भी जो एक्सपर्ट्स उनसे बात कर रहे थे तो पहले तो ये आंकड़ा जो था 3 के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब ये सिमट कर आ गया है 1.96 से लेकर 2.86 के बीच में। हालांकि कई लोग 2 भी मान रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को और बजट से रिलेटेड जो डेटा है वो भी बताइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, अब चूंकि कार्यकाल खत्म होने को है 7th पे कमीशन का और 8th पे कमीशन का कार्यकाल माना ये जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से इसका कोई आश्वासन नहीं है। सरकार ने कहा है कि हम अपना फैसला करेंगे, लेकिन सबकी उम्मीद है, सब बार बार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इस चीज़ को सरकार ठोस तौर पर, पक्के तौर पर लिख कर दे। अब चूँकि बजट भी आने वाला है, 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी और हर 10 साल में एक वेतन आयोग का सरकार गठन करती है। कर्मचारियों की उम्मीदें इस बात से जुड़ी हैं कि साहब महंगाई बहुत बढ़ी है, तमाम चीज़ें हुई हैं, खर्च बहुत बढ़ा है, तो 10 साल बाद जब वेतन बढ़ोतरी का सरकार फैसला ले तो वो ऐसा हो जो कि अगले 10 साल के लिए उनकी ज़रूरतें, महंगाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, न्यूट्रिशन, इन तमाम चीज़ों को पूरा करने वाला हो जी। और इसी को लेके सबसे पहली चीज़ जो वेतन आयोग को लेके आती है वो आती है कि आखिर डिसाइड कैसे होगा, और वहाँ पे बात आती है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है जी। अब इसको लेके जो एक बड़ा चर्चा तमाम वक्त से चल रही है, लेकिन अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 1.92 से लेके 2.86 यानी 3 के अराउंड हो सकता है। सरकार क्या इसको टेपर करेगी, क्या इसको कम करके लेकर आने की कोशिश करेगी 8वें वेतन आयोग में, या ये इतना रहेगा, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन बजट पे इसका क्या असर होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुछ डेटा है सर कि सरकार पर जो बोझ बढ़ेगा या घटेगा इसको लेकर जो कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कर्मचारियों की सैलरी पर जो खर्च था वो 2.75 लाख करोड़ था। अगर कुल बजट का अगर हिस्सा देखें तो ये 6.6% के आसपास था। अगर इसी का कंपैरिजन अगर 1999 से लेकर अगर 2000 में देखें तो ये हिस्सा जो था बजट का वो सिर्फ 11.4% के आसपास था। तो सिर्फ नहीं, ये देखने में लग रहा है 11.4, लेकिन इसमें बढ़ोतरी थी। अगर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या है सर कि सरकार का बजट बहुत बढ़ गया, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होने से उनका जो है खर्च कुल बजट में कम दिख रहा है। यही बात सामने आ रही है। इसको और आसान भाषा में समझाइए। नहीं, बिल्कुल, ये जो बात है, जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ लंबे वक्त में कि सरकार जिस तरह से
पैसे खर्च कर रही है कर्मचारियों के वेतन पे और भत्तों पे, जिस पे 3.25 लाख करोड़ खर्च हुआ 2022-23 में, लेकिन वो अगर आप उसको परसेंटेज को देखें बजट के परसेंटेज के तौर पे, तो वो केवल 6.5% के आसपास जी। बैठ रहा है, जो 1999 के आसपास 11.4 11.5% के आसपास था। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि सरकार की कमाई भी बढ़ी है, बजट का साइज बढ़ा है, और उस रेस्पेक्ट में कर्मचारियों की जो वेतन पे और भत्तों पे खर्च है वो उस रेस्पेक्ट में उतना नहीं बढ़ा। इसीलिए बजट के परसेंटेज के तौर पर जब आप देखते हैं तो ये आधा लगभग रह गया है, 11.5 से 6.5, तकरीबन हाफ रह गया है जी। तो ये इस चीज़ को बताता है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार चाहे, और चूंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बजट का साइज और बढ़ेगा, आने वाले वर्षों में सरकार के लिए जो एम्प्लॉयज़ के पे और जो अलाउंसेस हैं उस पर खर्च बजट के साइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। तो यहाँ सरकार के लिए एक राहत है, या एम्प्लॉयज़ के कहने के लिए एक बड़ा तर्क इस बात का होगा कि साहब आपके बजट के अगर आप रेशियो में देखेंगे तो ये खर्चा आपका कम हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें देखते हैं कि बजट का जो टोटल आप खर्च कर रहे हैं उसमें शिक्षा पे खर्च कितने % हो रहा है, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, या हेल्थ केयर पे। तो ये एक मानक ऐसा है जो वाकई में जो सरकार के लिए इस बात का फिर नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या इन सब बातों का उठना इसलिए ज़रूरी हो गया है जब से ये TOR में जो लिखकर आया बात की फिस्कल प्रूडेंस को देखा जाएगा, राजकोषीय घाटे को देखा जाएगा, इसको लेकर भी बात सामने चलने लगी कि भाई क्या लगता है इस बार सरकार जो है थोड़ा सख्त रुख जो है अपनाती हुई दिखेगी। फिटमेंट फैक्टर पे उतने बड़े जो अप्रत्याशित जो है घोषणा की बात कही जा रही थी कि 3 से ऊपर भी जा सकता है, या 2.86 3 गुना भी बढ़ सकता है। तो क्या उन सब में कटौती होने की बात हो रही है, इसीलिए ये सब आंकड़े सामने आ रहे हैं कि देखिए भाई बजट टू रेशियो देखिए और हमारा जो है वेतन बढ़ोतरी का रेशियो देखिए। नहीं, ये देखिए आंकड़े तो आने ज़रूरी भी हैं ताकि सही तस्वीर आपको आंकड़े ही बताते हैं, बाकी सब किस्सा कहानी है जहाँ और इकोनॉमी पूरी आंकड़ों पे चलती है, पूरी अर्थव्यवस्था, बजट पूरा सब आंकड़ों पे ही आधारित होता है। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण गणना है कि आप बजट के परसेंटेज के तौर पर कितना खर्च कर रहे हैं आप केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पे। और कर्मचारियों के कहने के लिए या उनके पास जब 8वें वेतन आयोग के सामने बैठेंगे, जब चर्चा होगी, तब ये एक मसला बड़ा साबित हो सकता है कि साहब आपका खर्च तो घट के आधा रह गया है। अगर आप 2000 के हिसाब से देखेंगे, खर्चे अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर आप पिछले 20 वर्षों में या 25 वर्षों के दौरान अगर आप खर्चों का हिसाब किताब देखेंगे तो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, आपका आने जाने का खर्च हो, ये सभी खर्चे बेतहाशा बढ़े हैं, इकोनॉमी बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े हैं। जी, लेकिन एक और डेटा है सर जिसको मैं आपसे जो है डिकोड करवाना चाहता हूँ। कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें लगातार जो है जो घटना है वो देखने को मिल रहा है। मतलब 2000 में जो है कहा जा रहा है कि 39 लाख कर्मचारी थे, जो अब 2023 में ये घटकर मात्र 31 लाख कर्मचारी हो गए, यानी 8 लाख का शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि 2000 से 2001 में जो है BSNL बनने पर बड़ी संख्या में कर्मचारी केंद्र से जो है बाहर चले गए थे, उसके बाद भी धीरे धीरे जो है स्टाफ्स वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस आंकड़े को कैसे देखें सर? हाँ, अब आ जाती है ये बात कि जब एक बात हमने की बजट के परसेंटेज के तौर पे वेतन और भत्तों का क्या रेशियो निकल रहा है, वो आधा घट के आ गया 25 सालों में ही। लेकिन जो दूसरा आंकड़ा है जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो ये बताता है कि भले आपका खर्च ये घटा है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तादाद घटी है। और तादाद कितनी घटी है? 8 लाख कर्मचारी कम हुए हैं इसी पीरियड में। यहाँ से इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार के ऊपर जो बजट है इन कर्मचारियों का, इन कर्मचारियों पर खर्च होने वाली पैसों का, वो सरकार का खर्च कम हुआ है जी। और इस वजह से बजट के परसेंटेज के तौर पर जो वेतन और भत्ते हैं वो यहाँ पे, और ये 90 के दशक से लगातार ट्रेंड दिखाई दिया है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तादाद कम हुई है। BSNL का जो मसला है उसमें केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों को निकाल के जी BSNL में डाला गया, BSNL को एक PSU बनाया गया। इसी तरह से सरकार ने पिछले 20-25 सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, चाहे आप
गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए कह लीजिए, चाहे आप डिजिटल इकोनॉमी, पूरा जो डिजिटलीकरण किया गया, सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया, उसने लोगों की जो संख्याएं हैं या पद जो हैं वो धीरे धीरे खत्म किए। ठीक है, अब पद की आपने बात कर दी सर, तो एक अजीब जो है विरोधाभास जो देखिए पैराडॉक्स देखने को जो मिल रहा है कि कर्मचारी कम हो रहे हैं, लेकिन जो स्वीकृत जो पोस्ट होता है, जिसको आप लोग समझते होंगे सैंक्शन पोस्ट के नाम से जानते हैं, अब वो बढ़ रहे हैं सर। एक डेटा है 2000 में रिक्त पद जो थे 8.6% के आसपास थे, 2023 में ये रिक्त पद जो है बढ़कर 24.2% हो गए, यानी हर 4 में से जो है एक पद खाली है। इसी के साथ अगला सवाल ये उठता है कि जब वैकेंसियाँ इतनी हैं तो सरकार जो है वैकेंसी जो है उसको भरने के लिए क्या इंतजामात करती है, और फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला है, बेरोजगारी वाला मामला है, वो तो प्रचुर मात्रा में देखने को नहीं, बिल्कुल ये भी आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि 8.5% का जो नंबर था 2000 में, जो वैकेंट पोजीशंस थी या जो सैंक्शन पोजीशंस थी, वो बढ़ के 24.5% के लगभग 24.2% पे पहुंच गया है 2023 में जी। इसका मतलब है जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो वैकेंसीज खाली हो रही हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, पिछले 25 साल में जो लोग रिटायर हुए, उनकी जगह पे नए पद सृजित नहीं किए गए। वैकेंसी है, सरकार उनको भरना नहीं चाहती। नहीं, या तो एक दूसरा आरोप ये भी लगता है सर, मैं बहुत बारीकी से सेक्टर को देखता हूँ, लोग कहते हैं कि पद तो क्रिएट नहीं करते हैं, वो तो बात अलग है ही, इसके अलावा उन्हीं सारे कामों को करने के लिए जो है कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो है हायर किया जाता है। जिस पद के लिए आपको 4200 या 5600 का ग्रेड पे देने की बात होती है, उसको कहा जाता है कि आप भाई 20,000, 15,000, 17,000 के आसपास आइए, वैकेंसी है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कीजिए। शिक्षकों के साथ भी यही मसला आप देखने को मिलता होगा, आप यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, जितने नॉर्दर्न एरियाज में। बिल्कुल, देखिए ये सरकारों की अब एक टेंडेंसी, एक मानसिकता है कि जिस काम के लिए सरकारें फुल फ्लेजेड एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए मान लीजिए दे रही हैं, वही काम अगर सरकार 15,000 या 20,000 या बहुत कर लीजिए तो 25,000 के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से करा रही हैं, तो सरकार बहुत सारे झंझटों से बच जाती है। वहाँ सरकार को वेतन नहीं देने, वहाँ सरकार को बहुत सारी जो डीए नहीं देना, दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं सरकार को, उनको सरकार देने से मतलब फ्री हो जाती है। साथ ही आपके पास अवसर हमेशा ये होता है कि आप उनको निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि, और ये न केवल केंद्र सरकार में, ये राज्यों के लेवल पे भी बराबर दिखाई देती है। लेकिन सर अब सबकी निगाहें जो हैं अब नए साल पर टिकी हुई हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कब ऐलान होता हुआ दिखेगा सर? टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर तो गठन हो गई है, मीटिंग कब होने वाली है? एग्जैक्टली, पहली चीज़ जो आना चाहिए वो या तो 8th पे कमीशन की इंटरनल बैठक हो पहली, या फिर कर्मचारी जो स्टाफ साइड है उनके साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो। इसमें से कोई एक चीज़ हो सकता है जनवरी में हमको होती हुई दिखाई दे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का जो है मिजाज वो बदल रहा है। 2020 से लेकर 2024 तक जिस तेजी से जो खुदरा निवेशक हैं, यानी जो रिटेल निवेशक के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने सीधे शेयर खरीदे थे, अब लेकिन 2025 में वही रफ्तार जो है वो थमती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव, मुनाफा वसूली और म्यूचुअल फंड और आईपीओ जैसे जो ऑप्शंस की बढ़ती जो है लोकप्रियता है, जो है उन्होंने सीधे इक्विटी निवेश को जो है चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब क्या है ये पूरा मामला सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, और इस चीज़ का हम जिक्र बार बार करते हैं कि 2020 में से लेके अगर आप देखेंगे 2024 के अक्टूबर तक का, तब तक मार्केट वन साइडेड रैली में चले। लोगों ने जहां जिस शेयर को खरीद लिया, चाहे रेलवे शेयर हो, चाहे दूसरे हों, स्मॉल कैप शेयर हो, मिड कैप शेयर हो, वहां सब में अंधाधुंध लोगों को पैसा बनाने के 6-6 महीने में लोगों का पैसा डबल होते हुए दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जब मार्केट गिरा तो लोगों के भी होश उड़ते हुए नज़र आए, और वही जो अब आंकड़े आ रहे हैं कि 2025 अब ख़त्म होने की तरफ है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो नेट सेलर पहली बार इन 5 सालों में बनते हुए एक डेटा है सर, 2025 में अब तक जो है रिटेल निवेशकों ने 8,461 करोड़ रुपए के जो है शेयर्स बेचे हैं। इसकी बड़ी वजह ये कहा जा रहा है कि 2025 में जो शेयर बाजार में जो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और तमाम फैक्टर्स भी थे सर, जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जो अटकना हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी रिफ्ट देखने को मिली हो, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ अपने चरम पर थे, जिस तरह से जो ग्लोबल वॉर्स की जो सिनेरियो बन रहे थे वो भी देखने को मिल रहा था। सितंबर 2024 से बाजार में तेज गिरावट आई थी, ये भी पॉइंट सामने आ रहा है। सालों के बाद के महीनों में जो है थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन निफ्टी
निफ्टी अब भी कहा जा रहा है सर सितंबर 2024 के स्तर के जो लेवल है उनके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी बाजार ऊपर नीचे तो हुआ लेकिन निवेशकों को जो है अब वो मुनाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कल भी मैं आपसे न्यूज़ रूम में इस बात की चर्चा कर रहा था कि मार्केट सर देखिए अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन आप ही कह रहे थे कि रिटेल निवेशकों के जो पोर्टफोलियो है विशाल, अगर उनको आप डिकोड करेंगे तो उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। नहीं, बिल्कुल उसमें इसमें एक बड़ी वजह भी है। अगर आप पिछले 5-6 साल का ट्रेंड को देखें तो स्मॉल कैप शेयर्स हों या मिड कैप हों, यहाँ लोगों ने जम के पैसा लगाया क्योंकि वहाँ सबसे तेज लोगों का पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अलग अलग वक्त पे सेबी और बाकी के रेगुलेटर्स हो चाहे सरकार हो, सब लोगों ने इस बात के लिए आगाह किया कि स्मॉल कैप में फ्रॉड बन रहा है, वहाँ पे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपना एक्सपोजर अपनी जोखिम लेने की एबिलिटी के हिसाब से रखिए, लेकिन लोगों ने अंधाधुंध पैसा लगाया। और आप ये हालात हैं कि इसी साल अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स है वो लगभग 6% गिरा हुआ है, मिड कैप 100 जो है वो लगभग 6.5% उसमें अप है। जो सेंसेक्स और निफ्टी को देखेंगे तो वो 9.5% के आसपास, वहाँ पूरे साल में अगर आप देखें तो गेन के साथ बंद हुए, लेकिन 9-9.5% का ही गेन पूरे एक साल में मार्केट में दिखाई दिया। तो ब्रॉडर इंडाइसेस जो हैं वहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा नज़र आया है, वहाँ पे हलचल या वहाँ पे कहें कि लॉसेस ज़्यादा लोगों को झेलने पड़े हैं। जी, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है सर कि क्या इन आंकड़ों को देखकर ये कहना सही होगा कि निवेशक के जो भरोसा है वो कमज़ोर हुआ है, या सिर्फ वही फैक्ट मतलब अगर डेटा को देखें तो समझ में आ रहा है कि निवेशक जो है डायरेक्टली जो है शेयर्स को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, इससे आसान तरीका वो ये ऑप्ट करना चाह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि चलो झूठ मूठ का इतना झमेला क्या करना, सेक्टर्स भी तो बहुत बटे हुए हैं ना। कल ही हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सेंट्रल में अपने कि कुछ जो रे डेलियो साहब कह रहे थे बात, क्रिस वुड साहब की बात सामने आ रही थी कि हाँ भाई बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए, आईटी पे फोकस आप अपना बना सकते हैं। तो निवेशक अब इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अपना पैसा लिया एसआईपी में कर दिया, गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन। क्या एक बड़ी वजह ये है सर या दूसरा फैक्टर? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है जहाँ पे लोग सीधे शेयरों में पैसा लगाने को छोड़कर स्ट्रक्चर्ड जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जिनमें म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर आ जाता है वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। और अगर आप इसको डीआईआई के आंकड़ों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो लंबा चौड़ा पैसा डीआईआईज ने पूरे साल में मार्केट्स में लगाया। डीआईआई वो हुए जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और म्यूचुअल फंड हाउस फिर शेयर मार्केट से शेयरों को खरीद रहा है। तो लोगों को ज़्यादा भरोसा इस चीज़ में लगाया कि पर्टिकुलर शेयर में रिस्क लेने से अच्छा है कि आप एसआईपी करें या लमसम किसी फंड में पैसा लगाएं। तो एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था यहाँ पे ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही, लोग मैच्योर ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेटा है सर कि डीआईआईज ने 2025 में 7.6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। म्यूचुअल फंड्स की भी अगर जो है शुद्ध अगर रूप से देखा जाए तो इक्विटी की जो खरीदारी जो है किया गया जो 4.6 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर के आसपास है। अब म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने कहाँ पैसा लगाया ये भी मैं आपको बता दूँ, 2025 में नवंबर तक एसआईपी में जो है 3.04 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आप एसआईपी का बात कर रहे थे सर, दो डेटा और है, आईपीओ बाजार और सोना, उसमें भी जो है तेज जो है डिमांड देखने को मिल रही है। कुछ ऐड करना चाहेंगे आईपीओ? नहीं, बिल्कुल। जो ईटीएफ के जरिए गोल्ड और सिल्वर में पूंजी आना पिछले 3-4 महीने को अगर आप देखेंगे तो यहाँ रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। और अगर आप एमफी के डेटा को देखेंगे तो हर महीने सिप के नंबर 29,000 करोड़ के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दिया है। इक्विटी इनफ्लो भी लगातार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो 20 करोड़ डीमैट खाते देश में खुले हैं, अभी हाल में 20 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा है, 20 करोड़ डीमैट खाते जो खुले हैं, लोग अब ज़्यादा मैच्योर होके शेयरों से थोड़ा सा शिफ्ट होके म्यूचुअल फंड जैसे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को। सर आपने डीमैट खातों की बात की तो उसका भी एक डेटा है, उसको भी आप डिकोड कर दीजिए। 2025 के पहले 11 महीने में कहा जा रहा है कि 2.8 करोड़ जो है डीमैट खाते जो है नए खुले, जबकि 2024 में ये जो आंकड़ा था वो 4.6 करोड़ के आसपास था। यानी जो नए निवेशकों के आने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई। तो क्या ये चिंता की बात है? नहीं, मुझे लगता है कि एक साल में मार्केट जिस हिसाब से गिरा है, जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, उसने लोगों को थोड़ा सा सजग किया। और इसका परिणाम ये भी है कि अब लोगों के जो एफडीज हैं वहाँ पे लोग पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा लगाने को तवज्जो दे रहे हैं। ये एक बड़ी वजह इस बात की भी है कि बैंक अभी भी अपने जो एफडीज हैं उन पे रेट्स को मजबूत रखे हुए हैं। ऐसा तब है जबकि रेट कट भी हो, रेट कट कई बार
आरबीआई कर चुका है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह 2023-24 में स्मॉल कैप शेयरों ने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में हलचल मचा दी थी, ठीक उसी तरह 2025 में अब चांदी ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो है एक नई एंट्री मार ली है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता ने कहा कि जो चांदी कभी निवेशकों की नजरों से दूर रहती थी, आज वो मेन स्ट्रीम पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बन चुकी है और निवेशक इसमें जो है उसी जोश के साथ पैसा लगा रहे हैं जैसा कभी स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है पैसा लगाते थे। सर ये किस तरह का कंपैरिजन, और मैं आपसे लगातार पूछता रहता हूं, और एडलवाइस सीईओ जो हैं राधिका गुप्ता वर्सेस एस नरेन की लेकर भी हम लोगों ने कई स्टोरीज की थी। आपने ठीक कहा, पहली स्टोरी जो अभी हम लोगों ने सेंट्रल में की है, उसके पहले वाली स्टोरी में जो आप समझा भी रहे थे कि स्मॉल कैप में फ्रॉथ आ रहा है, मिड कैप में वैसी बातें आ रही थी, चेतावनी की बात आ रही थी, सेबी की तरफ से भी आगाह करने की कोशिश की जा रही थी। अब उसके बाद ये किस तरह का कंपैरिजन है कि गोल्ड सिल्वर, इसको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप से तुलना की जा रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, और तुलना मतलब तुलना क्या, उसको एक तरह से उसकी संज्ञा दी जा रही कि साहब सिल्वर जो है वो नया स्मॉल कैप बन गया। अब शेयर बाज़ार के तो हाल ख़राब हैं, और वो अभी हमने डिस्कस किया इसी कहानी में कि किस तरह से लोग बाज़ार से मूव कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर जो उनको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी में जाएं। उसी तरह अब पैसा आखिर बनेगा कहाँ? इन्वेस्टर्स की नज़र इस बात पे रहती है और इस बात पे बनी हुई है कि चूँकि मार्केट्स इतने बुरे पिछले पूरे एक साल में चले, लोगों ने पैसा नहीं बना पाया, सबको मतलब लार्ज लोगों को, बड़ी तादाद में लोगों को नुकसान हुआ। तो कमाई कहाँ हुई? कमाई हुई सिल्वर और गोल्ड ने। अच्छा खासा 1.5 साल का लगभग अगर आप देख लेंगे आंकड़ा उठा के, तो सिल्वर और गोल्ड ही चमके हैं। डेटा है सर, एक मिनट, आप माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। इस साल अब तक सोने की कीमत जो है 60,473 रुपये बढ़ी है। चांदी का भाव इस दौरान अगर देखिए तो 1,32,937 रुपये के आसपास बढ़ा है। अगर इसको परसेंटेज वाइज देख लीजिए तो गोल्ड मुझे लगता है कि 60 से 70% का रिटर्न दे चुका है, और चांदी जो है 132 से 140% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। हाँ, तो ये वही हाल है जो हाल 2021-22 के दौरान तमाम स्मॉल कैप शेयरों का था। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पैसा लगाया, 6-7 महीने में पैसा डबल, 1.5 गुना पैसा हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना पैसा हो गया। चांदी वैसा ही कुछ करामात, वैसी ही कुछ चमत्कार लोगों को दिखा रही है, और इसीलिए एक बड़ी भीड़ आप ETF के जरिए देख लीजिए या दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें, चाहे डिजिटल आपका जो वो है एसेट्स हैं, वहाँ पे चांदी को खरीदने को। और यही बात फिर राधिका गुप्ता कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चांदी में इस तरह का, और तमाम जो वो हैं जानकार हैं वो इस बात की बिल्कुल कि इतना जो चौंकाने वाला परफॉर्मेंस चांदी का रहा है वो उसने लोगों को एकदम माला माल भी कर दिया है, तमाम लोगों को। तो राधिका गुप्ता वही बात करें कि हमारे जब हमने कमोडिटी फंड लॉन्च किया था उसमें कभी कोई 20 करोड़ रुपए भी आना मुश्किल हो गया था NFO में, और अब हर दिन 10-20 करोड़ रुपए वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जो एडलवाइस का जो प्रोडक्ट है 50 गोल्ड 50 सिल्वर, एक यूनिक टाइप का, उन्होंने उसका भी पूरे मामले में जिक्र किया है। जी, वो गोल्ड सर वो है 50% गोल्ड प्लस 50% सिल्वर वाला फंड है। राधिका गुप्ता इसको ऐसे समझाती हैं कि गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू लार्ज कैप, यानी स्थिर और सुरक्षित है, और सिल्वर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। वहाँ कह रही कि ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है लेकिन ज़्यादा मौके भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। दोनों को एक साथ पैक करने से जो है निवेशकों को संतुलन और ग्रोथ दोनों मिलती हुई दिख रही है। लेकिन मालामाल शब्द आपने यूज़ किया सर संबोधन में, तो मैं मालामाल से सीधे आपको ले चलता हूँ कहानी। वो वेदांता के मालिक साहब जो हैं, उनकी संपत्ति में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अनिल अग्रवाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है चांदी से। नहीं, बिल्कुल वेदांता का या अनिल अग्रवाल साहब का काम बड़े तौर पर मेटल से जुड़ा हुआ है। माइनिंग और मेटल्स के धंधे के वो किंग माने जाते हैं। जाहिर तौर पर कॉपर है, दूसरे जो आपके मेटल्स हैं वहाँ पे उनकी पकड़ है और उसमें कमाई है, तो चांदी में उनकी कमाई है ही। चांदी से किस्मत चमक रही है अनिल अग्रवाल साहब की। जी। अब सर आपसे एक कमोडिटीज़ पर, ओवरऑल पिक्चर पर बात करना चाहेंगे। आज ही गोल्ड ने जो है $4,500 का जो लेवल है उसको पार कर दिया। सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, लेकिन एक प्लैटिनम भी है सर, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। तो मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि अभी ऐसा क्या सिनारियो बन रहा है सर कि तमाम कमोडिटीज़ जितनी भी हैं उनकी कीमतों में आग लगी हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है उसने आप सारे के सारे आप मेटल्स को तांबा भी है सर जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सबकी डिमांड इस वक्त अलग अलग वजहों से
डिमांड एकदम से बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और इसी वजह से चाहे गोल्ड हो या सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड, ऐसा नहीं कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड पहले नहीं थी जी, वो अचानक बढ़ी है। सिल्वर की डिमांड पहले भी थी, आज भी थी, लेकिन अब परसेप्शन बदलता हुआ पूरा का पूरा जो मेटल्स का पैक है वहाँ पे लोगों का परसेप्शन ही दुनिया भर का बदल रहा है। चाहे गोल्ड हो, गोल्ड को लेके भी जी। नहीं, चांदी में जो तेजी के कुछ कारणों को अगर हम डिस्कस करें सर, चूंकि आपने छेड़ दी है वो बात इंडस्ट्रियल डिमांड की, एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का डर जो है, कहा जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियां जो है चांदी का जो है भर भर कर जो है स्टॉक जो है जमा कर रही है। उनको लग रहा है कि ग्लोबल सप्लाई में कमी के कारण से अगर सप्लाई प्रभावित ना हो जाए, कीमतें और ना ऊंची चल जाए, इसलिए वो स्टोर कर रहे हैं। फिर मैन्युफैक्चरर्स भी जो है वो होड़ में लगे हुए हैं, कह रहे हैं प्रोडक्शन रुकने के डर से पहले ही खरीद लेते हैं, इसलिए वो भी होड़ करते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या चांदी की कीमतें है क्या कि एक भेड़ चाल भी बनती हुई दिखाई देती है। फोमो फोमो बॉस फोमो बनता हुआ दिखाई देता है, जैसा स्मॉल कैप शेयरों में फोमो बना कि ये शेयर अभी नहीं खरीदा तो पता नहीं कल कहाँ पहुँच जाए। बट हो सकता है आगे चल के कूल ऑफ भी हो प्राइसेस जी। लेकिन फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, सारी जगहों पे ऐसा ही मजबूत दिखाई दे रहा है विशाल सर। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।